हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लास्ट सेशन में हमने किए इसके फीचर्स। इसमें हमने अपनी इकोनॉमी में एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया। एलपीजी मतलब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए बहुत से फाइनेंशियल और फिजिकल रिफॉर्म्स किए, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ एंड हमने स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स किए थे। तो जो हमने अपनी इकोनॉमी में चेंज किया, जो रिफॉर्म्स किए, तो उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो आज हम इस सेशन में करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इसके पहले करते हैं हम एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज, इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम अपनी इकोनॉमी में अडॉप्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। पहले हम 3-4% से ग्रो कर रहे थे, लेकिन एशिया में अदर कंट्रीज हैं वो बहुत फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ पर डेवलप कर रही थी। तो वो 8% पर थी, हम 3-4% थे। तो जब हमने अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स किए, उसके साथ जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी इक्वल होगी विद अदर एशियन कंट्रीज। कैसे? जैसे सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, ये एशियन कंट्रीज हैं, हमारी ग्रोथ रेट इनके अकॉर्डिंग इक्वल होगी। हमने भी 7-8% से पर ईयर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, हमारी ग्रोथ रेट फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई थी। नंबर 2, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे। जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, हमने अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपेंड किया। इससे पहले हम इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड नहीं करते थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट कम थी, तो पब्लिक सेक्टर ही मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर का हब था। इसीलिए जब हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। जो 1991-92 में कितना था, 0.6% था, वो 96-7 में इंक्रीज होकर 11.8% हो गया। तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। उसके बाद रेज इन द रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बहुत ज्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब हम लिबरलाइज करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी इंक्रीज करते हैं, इंपोर्ट भी इंक्रीज करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी इकोनॉमी में आना स्टार्ट हो जाती है, जिसका बेनिफिट क्या मिलता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो 91 क्राइसिस टाइम क्या थे, डिप्लीट हो गए थे, हमने उनको दोबारा से इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। जो हमारे फॉरेक्स थे 91 में कितने थे, $2.24 बिलियन थे, जो 97 में इंक्रीज होकर $25.4 बिलियन हो गए। एंड आज के टाइम में मई 21 में कितने हो चुके हैं, $592 बिलियन हो चुके हैं, जो पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। इट मीन्स क्या है, हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जे सिर्फ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ही इंक्रीज हुए हैं। जब हम क्राइसिस की बात करते हैं, तो उस क्राइसिस में क्या था, हमारे फॉरेक्स से पूरी तरह डिप्लीट हो गए थे। हमने IMF, वर्ल्ड बैंक से हमने लोन मांगा था, उन्होंने हमें $7 बिलियन की लोन ग्रांट की थी। तो हम ये कहते हैं, जब जे हमारे रिजर्व थे जो सिर्फ 13 डेज के लिए रह गए थे, तब जाकर हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। उस टाइम हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत इंक्रीज हो गया था। 91-92 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 8.5% ऑफ GDP हो गया था। फिस्कल डेफिसिट का मीन है हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा था और हमारी रेवेन्यू बहुत कम थी गवर्नमेंट की। तो ये डेफिसिट हमारा रिड्यूस होकर 96-7 में सिर्फ 2.3% रह गया। आज के टाइम में भी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है, 9-10% जा रहा है। इसका रीजन है कोविड-19। अदरवाइज हम 3-4-5 इस लिमिट तो ही रहते हैं, हम
ये टारगेट करते हैं हमारा देश का जो फिजिकल डेफिसिट है 5% से क्रॉस ना हो, इसीलिए हम ये टारगेट रख कर चलते हैं 3 से 4% सबसे बेटर होता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से आज के टाइम में ये 9 to 10% चल रहा है। तो नेक्स्ट है इनफ्लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बेनिफिट क्या होता है, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसका इनफ्लो स्टार्ट हो जाता है, जो 91-92 में कितनी थी, $75 मिलियन थी। जे एवरेज हर साल इंक्रीज करती जा रही है, जी जंप कर रही है एवरेज 35 to 40% पर एनम की रेट से हर साल इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स क्या है, आज के टाइम में बिलियंस ऑफ डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में आ रही है। तो इससे फायदा क्या होता है, फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और भी ज्यादा फास्ट होगी। एंड नेक्स्ट इज a shift from monopoly market to competitive market। क्योंकि उस टाइम क्या था, 91 से पहले हमने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रखा था, सब्सिडीज दे रखी थी, तो कुछ इंडस्ट्रीज थी उनकी मोनोपोली थी। जब हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई उसके बाद कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ शिफ्ट हो गई, मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उन्होंने क्या किया, ग्लोबल लेवल का कंपटीशन फेस किया। जब हम कंपटीशन में आएंगे हमारी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर हम स्टिल वाटर रहते हैं तो उसमें भी अल्काई जम जाती है, अगर हम मूव करते रहते हैं तो हम फ्रेश रहते हैं। उसी तरह जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो एक स्टेबल पॉइंट पर आ चुकी थी। स्टेबल कैसे, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड थी। जब उन्होंने कंपटीशन फेस किया उसके बाद नई नई इन्वेंशंस आई, न्यू मेथड्स अडॉप्ट किए, जिस वजह से उनकी एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में भी रिडक्शन होनी स्टार्ट होगी। जो 91-2 में हम कहते हैं जो हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स था ये कितना था, 13.7%, एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या था, 17%, जो 95-96 में डिक्रीज करके 4.6% रह जाता है। एंड हमारे एक्सपोर्ट वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर गए, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना शुरू हो गए। तो 92-93 में हमारे एक्सपोर्ट 3.8% थे, जो 95-96 में इंक्रीज होकर 20.8% हो गए। इट मीन्स क्या है, हमारे एक्सपोर्ट की रेट है वो भी इंक्रीज होगी। लास्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ये अमर्ज होती है एज अ इकोनॉमिक पावर। हम पहले क्या थे, वीक कंट्री थे, हम इकोनॉमिक पावर की कैटेगरी के बारे में सोच नहीं सकते थे। जब हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आते हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा 7-8% से ग्रो करती है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी 3-4% से ग्रो कर रही थी। हमारे देश में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो इन सब चीजों ने मिलकर हमें नई इकोनॉमिक पावर की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया। तो आज के टाइम में हम वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं इन नॉमिनल जीडीपी टर्म। एंड हम अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर बेस की बात करें तो हम 3rd इकोनॉमी बन चुके हैं। इट मीन्स क्या है, आज हम वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड अब करते हैं इसके डिसएडवांटेज। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसने हमें बहुत बेनिफिट दिए, लेकिन साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी थे। तो इसके डिसएडवांटेज क्या थे, निगलेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम कहते हैं इसके थ्रू हमने क्या किया, अपने जो इंडस्ट्री सेक्टर इसको बहुत ज्यादा ग्रो किया, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज होगी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हुआ, उसकी तो ग्रोथ नहीं हुई, उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम निगलेक्ट करते हैं इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। अगर हम कंपेयर करते हैं विद इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना निगलेक्ट कर दिया कि इसकी ग्रोथ सिर्फ 2 से 3% रहेगी। एंड हमारी इकोनॉमी में उस टाइम 60% से अबव पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रही थी, तो पॉवर्टी और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो पॉवर्टी का स्प्रेड होने का कारण
हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी एंड हमारे जो रॉ मटेरियल रिड्यूस हो रहा था वो हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे थे। इट मीन्स क्या था, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को निगलेक्ट करके अपनी इकोनॉमिक के रिसोर्सेज को यूटिलाइज ना कर दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो रहे थे। नंबर 2, सरेंडर द इंडियन इकोनॉमी टू इंटरनेशनल बॉडीज। हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया। हम कह रहे हैं हम रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो, लेकिन जब रिफॉर्म लेकर आए हो किस कंडीशन पर लेकर आए हो कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो। जब हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो हमारे पास बचा ही क्या, हम तो इंटरनेशनल बॉडीज के हाथों के कठपुतली बनकर रह गए। यही सब कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में था। वी सरेंडर टू अवरसेल्फ टू द इंटरनेशनल बॉडीज लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर कंडीशंस लगाई थी कि आप अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेकर आओगे। तो हम क्या करते, हम मजबूर थे और हमने अपनी मजबूरी में अपने आप को सरेंडर किया टू दीज इंटरनेशनल बॉडीज। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो गए। कोविड-19 की वजह से चाइना में ब्लॉकेज होती है, रॉ मटेरियल नहीं आता है, हम अपनी इकोनॉमी क्लोज करते हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारे देश में इन्फ्लेशन आ जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी, एसेंशियल रॉ मटेरियल है, वो सब हम दूसरी कंट्री से लेकर आते हैं। मीन्स क्या है, आपकी इकोनॉमी इतनी डिस्टेबलाइज हो गई है कि अगर आपकी इकोनॉमी कुछ दिनों के लिए क्लोज हो जाए तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप दूसरी इकोनॉमीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। हम टेक्नोलॉजी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो गया। पहले हम सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, हम अब कॉम्पिटिटिव मार्केट की बातें करने लगे, तो फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी, जिसमें हम अपने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को प्रेफर नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। हम कहते हैं जब हमने न्यू रिफॉर्म्स लेकर आए लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। अगर हम 82 से 91 तक की, 91 से 2001 तक की अगर हम एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट देखें तो उसमें जो 91 का इरा है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है क्योंकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसमें इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया, टेक्नोलॉजी ने लेबर को रिप्लेस कर दिया, अब लेबर डिस्प्लेस हो गई, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज निगलेक्टिंग द जनरल वेलफेयर। इसमें हम कहते हैं जनरल वेलफेयर को निगलेक्ट कर दिया गया क्योंकि हम सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट करते थे। हम ये चाहते थे कि इकोनॉमी में किसी की मोनोपोली क्रिएट ना हो। हम ये कहते हैं कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट है वो अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी तो इसका बेनिफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट मार्जिन पर काम नहीं करेगी, लोगों को वेलफेयर के लिए काम करती है तो उसको सबसे कम रेट पर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाएगी। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी के लिए जो कमिटमेंट है वो फुलफिल होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से ये सब कुछ क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव देखते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो इस वजह से जनरल वेलफेयर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज अ डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म। आज के टाइम में हम कंज्यूमरिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, हर जगह कंज्यूमरिज्म है। हम क्या करते हैं, हर एक पर्सन के रिलेशन कहाँ पर जाकर टिकते हैं, कंज्यूमरिज्म पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। हम ब्रांड्स की बात करते हैं, आप 4 फ्रेंड्स हैं, वो उसमें भी देखते हैं कि इसने कौन से ब्रांड का क्या प्रोडक्ट पहना है, हम उसको एनालाइज करते हैं। किसी के ब्रांड से उसको एनालाइज करना, हम मटेरियलिस्ट बनते जा रहे हैं, कंज्यूमरिज्म बनते जा रहे हैं, हमारी जो मॉरल वैल्यूज थी वो डिग्रेड होनी शुरू हो गई है। तो आज के टाइम में जो हम मूव करते जा रहे हैं, क्या इस मूवमेंट का हमको मेंटली, इमोशनली प्रेशराइज नहीं है कि हमारी हेल्थ के ऊपर इसका डिसएडवांटेज नहीं मिल रहा। जो कंज्यूमरिज्म है ये हमारे कंज्यूमर को सॉवरेंटी देता है, लेकिन कंज्यूमर की सॉवरेंटी इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि वो मेंटली डिस्ट्रेस हो चुका है, डेस्परेट कंडीशन में जा चुका है। हर टाइम ब्रांड की बातें, हर टाइम प्रोडक्ट की बातें, हर टाइम मटेरियलिस्ट होना उसकी हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं डेंजरस है। तो कंज्यूमरिज्म ने हमको क्या कर दिया है, एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया। आज के टाइम में हम वैरायटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इज
सिलेक्टिव इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हम कहते हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से देश में डेवलपमेंट है। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर जगह स्मूथ था? नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बायस्ड थे, वो मोस्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में आई। तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी आईटी सेक्टर को ही डेवलप करिए, सर्विस सेक्टर को डेवलप करिए, उसका बेनिफिट है। क्योंकि इंडिया में क्या थी, लेबर सस्ती है, इसीलिए आईटी सेक्टर को जहां डेवलप कर दिया। अदरवाइज हमारी जो एफडीआई है अदर सेक्टर्स में उतनी नहीं आ रही जितनी चाहिए थी। तो ये भी क्या है, बायस्ड नेचर की है। नेक्स्ट इज फेल टू करेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, हम कहते हैं हमने अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, क्या उसका बेनिफिट मिला? मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉर्ट आउट कर पाए? नहीं कर पाए। हम फेल हो गए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, आज के टाइम में डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रही है। फिस्कल डेफिसिट, पहले हम 2-3% का टारगेट रख रहे थे, अब 3-4-5% हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता जा रहा है। हमारे देश का जो डेट है 90% ऑफ जीडीपी है। इट मीन्स क्या है, आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ की बातें कर रहे हो लेकिन डेट की बातें कोई नहीं करता। हम ये कहते हैं हमने इतने सालों में इतनी ग्रोथ कर ली, इतनी डेवलपमेंट कर ली, लेकिन आपने ग्रोथ किस रेट पर की है? ऑन द बेसिस ऑफ डेट। आप कर्जा लेकर क्या करते, नई कार ले आते, नई मोबाइल ले लिए, नई नई ब्रांडेड गुड्स ले ली, लेकिन आपके वो गुड्स दिखाई दे रही है, आपका कर्जा कहाँ गया जो आपने डेट लिया था? आपके ऊपर बर्डन है। आपने जो डेवलपमेंट किया ना इस डेट के ऊपर की है, तो इस डेट का बेनिफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा हमको? तो ये डेट हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। आने वाले कुछ सालों में हम एक नई क्राइसिस में आने वाले हैं। जी हमें इस चीज की संकेत दे रहे हैं, जो हम कंज्यूमरिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, फॉरेन सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एंड जो हम कह रहे हैं डेट लो और सब कुछ कर लो। हमने कर्जा लिया हुआ है 90% ऑफ जीडीपी, बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक डेट की। हम इतनी डेट के अकॉर्डिंग अपने ऊपर लोन ले बैठे हैं जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हमारे लिए हो सकता है फ्रूटफुल ना प्रूफ होकर हमें डिटोरिएट कर दे। तो इसका डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट होगा वो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। विद दिस हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।